प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी छुट्टी के टाइम पर भी मेरे को कई बार फ़ोन किया, हालचाल पूछा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मार्केट्स का हाल आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि बाज़ारों में आज तो वैसे रेंज में कामकाज है, लेकिन स्पेसिफिकली आज आईटी चल रहा है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, आपको एंड सारे व्यूअर्स को, सुमित जी। तो बेसिकली मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जो थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था अभी सही हो गए हो और आप एकदम पूरा एनर्जी के साथ फिर से स्टूडियो में आ चुके हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि थैंक यू बहुत सर, थैंक जल्दी यू। आपका रिकवरी हो चुका है। देखिए मार्केट सर, जो मुझे लगता है कि अभी 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी एवरी डे अपना जो लाइफ टाइम हाई है वो लगा रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी भी जो अपना 52 एक लाइफ टाइम हाई है, बहुत जल्दी पॉसिबल है कि वो भी लगा के एक बार फिर से नीचे आएगा। अभी थोड़ा सतर्क होने का टाइम है, जिनके पास ज्यादा बहुत भर भर के होल्डिंग है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप बने रहिए, अभी तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना है। बहुत जल्दी मैक्सिमम 2 से 3 महीना लग सकता है आपको, निफ्टी में ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। और हम्म। आपने सर बताया कि निफ्टी आईटी, यस डेफिनेटली निफ्टी आईटी में एक रिकवरी हम आज देख रहे हैं। और निफ्टी आईटी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि निफ्टी आईटी ने ना टॉप बनाया नियर अबाउट 45,000 46,000 का अराउंड निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो उसके बाद हमने देखा कि 30,000 के आसपास नीचे आया था। नियर अबाउट आप देखेंगे 31% टॉप से नीचे आया था। आपको भी पता है कि अमेरिका में जो प्रॉब्लम हुआ था ट्रम्प जी की वजह से, जो आईटी कंपनी पीट चुका था, तो उसमें अभी धीरे धीरे करके रिकवरी आ रहा है। तो मेरा मानना है कि बॉटम बना चुका है निफ्टी आईटी। बॉटम बनाने के बाद अभी जो रैली है, अभी भी कैलकुलेट करके मैं देख पा रहा हूँ नियर अबाउट टॉप से अभी भी 15 to 60%, 16% नीचे है। तो मेरा मानना है कि पहले तो जैसे ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा बहुत खत्म हो जाएंगे, 16% रैली और बाकी है। उसके बाद का जो ऑल टाइम हाई है वो तो अभी आना बाकी है। सो नो डाउट मैं आईटी में पॉजिटिव हूँ, लेकिन मेरा व्यू है नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का। तो प्रदीप सर, आईटी में मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप, ज़्यादा बुलिश किस पे हो? ये मैं मिड कैप लार्ज कैप दोनों में ही बुलिश हूँ। मैं एक्चुअली कॉम्बो के साथ जाना चाहूंगा। कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको मिड कैप में जाना है, कुछ कुछ केस में आपको लार्ज कैप में जाना है। तो दोनों के साथ ही मुझे अच्छा लग रहा है। इंटर आईटी पैक अभी उतना रैली यहाँ पे हुआ नहीं, जैसे कि डिफेंस हो चुका है, आप देखेंगे जैसे कि रेलवे हो चुका है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये यहाँ पे रैली अभी कंटिन्यू रहने वाला है। हम्म। तो रैली रहेगा कंटिन्यू, लेकिन सर आईटी और के एक लिए जो अपडेट देना होराइजन है। चाहूंगा सर आपको, हाँ। एक अपडेट हाँ देना प्रदीप चाहूंगा सर। आपके साथ। आई थिंक मैंने जो लास्ट 2 शो किया था उसमें मेरा कॉल था। एक तो था इंडोसिन बैंक, वो अचीव है, हाँ। ओएल अचीव है, एलटीआई अचीव है। और लास्ट दिन का जो शो था आपका, हाँ। उसमें हाँ। मैंने एक कॉल दिया था बाजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था हम्म। वहां पे 13,250 के आसपास आपको बाई करना है। आपका टारगेट होगा 14,500, जो कि पहला टारगेट अचीव है। उस दिन प्राइस था 13,700 800 के अराउंड, लेकिन मैंने बोला था बाई ऑन डीप करके चलना है। तो बाई ऑन डीप भी हो गया, उसके बाद पहला टारगेट भी अचीव हो गया। और सेकंड टारगेट अभी आया नहीं, क्योंकि सेकंड टारगेट बहुत लंबा है। सेकंड मैंने एक कॉल दिया था मेट प्लस का, उस दिन आपको 921 के आसपास था, और मेरा पहला टारगेट था 935, सेकंड टारगेट था 980 के आसपास। तो दोनों टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। और थर्ड टारगेट था मेरा 1200। दोनों टारगेट मेट प्लस पे अचीव होने के बाद अभी फिर से नीचे आया है। तो लास्ट टाइम भी सर दोनों कॉल मैंने आपको दिया था, उसका भी टारगेट एकदम अचीव है। इनफैक्ट इतनी सारी कॉल में एक कॉल जो रिमार्केबल है, जो याद है मुझे, वो है LTIM की। मुझे अभी भी याद है, आपने पहला टारगेट उसका 5400 दिया था। अभी स्क्रीन पर अगर भाव कोई खोल के देखेगा तो 5396 रुपये, एग्जैक्ट 5400 रुपये के करीब ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। तो वो कॉल तो रिमार्केबल है। और उस लेवल पर वो शायद 4800 रुपये या 4600 रुपये की रेंज में थे। इंट्राडे तो चला ही था, प्लस उस कॉल ने पिछले कई दिनों से लगातार तेज़ी दिखा के आज अपने नए हाइस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वो तो कॉल रिमार्केबल है, उसको तो कुछ कहना ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं जरा, इस तरह की और कॉल्स पे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर एक बार जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आए स्क्रीन पर, क्या है आज? आज निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने वाले शेयरों में कुछ नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, तो उसमें आपको आईटी नाम भी मेजरली दिखाई पड़ेगा। टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्रासिम, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर है इटर्नल में, ट्रेंट में, ICICI बैंक में, सन फार्मा में, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप साइड पर जहां खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें
प्रीमियर एनर्जी है, परसिस्टेंट है, अदानी टोटल है, ओरेकल फाइनेंशियल है। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो आज थोड़ा सा प्रेशर जहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसमें कोचिन शिपयार्ड है, मोतीलाल ओसवाल है, बंधन बैंक है, प्रेस्टी एस्टेट है जहां पर प्रेशर है। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें खरीदारी है रिलायंस पावर में, डेटा पैटर्न में, बिरला सॉफ्ट में, फर्स्ट सोल्यूशंस में। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की है जहां पर प्रेशर है उसमें आज गार्डन रीच है, एनबीसीसी है, टीटागढ़ रेल है और रेलटेल है जहां पर प्रेशर है। प्रदीप सर, एक बार जरा पूरा अदानी समूह देखना, इस पूरे समूह में कुछ हो रहा है। अदानी टोटल चल रहा है, अदानी विलमार चला, वो उसका हिस्सा नहीं है, अदानी एनर्जी सोल्यूशन है, अदानी पोर्ट में कल एक खबर आई थी, पूरा ग्रुप में कुछ 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 बस शुरू हो गया है। वापस दोबारा तेजी आ रही है क्या यहाँ पे? सर अभी मैं विवेक सर के साथ शो कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे एटीजीएल के बारे में बताया, अदानी एंटरप्राइज के बारे में बताया। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक में देखिए आज आई थिंक कुछ एनालिस्ट कॉल भी है, तो पता नहीं कि वो चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इंटर काउंटर में देखिए एक बाउंस बैक है। मेरा मानना ये है कि आप अभी देखिए अदानी पावर अभी 610 के आसपास एक हाई लगाया, तो मेरा मानना है कि आप बने रहिए बहुत जल्दी। मैं तो शो शुरू होने से पहले बैठा था 595 से लेके 590 के आसपास की, आपको आते ही कॉल दूंगा, लेकिन इतना तेजी में इसका हाथ भाग गया तो मैं सोचा चलो लेट हो गया, तो अभी इसीलिए मैंने नहीं बताया। सो एंटायर सर पैक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं तो बहुत बुलिश भी हूँ एंटायर ग्रुप के साथ। सो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, इसमें अभी कोई भी स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल चार्ट भी बहुत बढ़िया है। सो जिनके पास है आप बने रहिए। और अदानी पावर हमने भी बहुत बार रिकमेंड किया है 550 के आसपास, 500 के आसपास, और अभी तो 600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो मेरा मानना है कि ऑल टाइम हाई बाकी है, कुछ टाइम दीजिए, 1-2 महीना वेट करके जाइए, एंटायर ग्रुप में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइजेस की आज कॉन्फ्रेंस है मुंबई में 10 तारीख को, और 16 तारीख और 18 तारीख, 16 से 18 के बीच में ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी कॉन्फ्रेंसेज हैं। तो ये ग्रुप की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई हैं जिसका इम्पैक्ट शायद यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रदीप सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तरीका आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है, 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ साथ आप money9query@tv9.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल अदानी इंटरप्राइजेस पे ही आया है, संजू अग्रवाल साहब का। ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए, और अभी कॉन्फ्रेंस की बात तो हो ही रही है कि आज कॉन्फ्रेंस है, 16 कॉन्फ्रेंस है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए जिनके पास है बने रहिए, अभी तो बस एक ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रैली होना चाहिए। 2630 2633 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है नेक्स्ट रेसिस्टेंस है सर ऑलमोस्ट 2795, बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे आज या तो कल तक। और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2750 से लेके 2800 का भाव आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2580। स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, ब्रेकआउट आया हुआ है, वॉल्यूम आ रहा है, जस्ट होल्ड करके जाइए। तो बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी और स्टॉप लॉसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। विकी ठाकुर साहब पूछ रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा इन्होंने 53 रुपए में लिया था और 1800 क्वांटिटी है, अब ये क्या कर सकते हैं स्टॉक के अंदर? आईआरबी इंफ्रा, जी ओके, अभी 220 के आसपास चल रहा है राइट, ये वाला क्या? नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग, नहीं 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 नहीं। 52 ओके, हाँ जी 52 के आसपास चल रहा है। देखिए यहाँ पे बेसिकली 55 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि 55 डेफिनेटली आना चाहिए। और लगातार देखिए लास्ट 4 से 5 हफ्ता मैं देख पा रहा हूँ कि एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाया, उसके बाद देखिए लगातार ऊपर ही आ रहा है, तो आपके पास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह होगा, 48 मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 55 56 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो 55 56 के जोन्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं आईआरबी इंफ्रा में। आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी कॉल लेकर चल सकते हो, बने रह सकते हो स्टॉक के अंदर सो फार। इसके अलावा एक सवाल आया है रिया जी का, ये जिंदल 100 के ऊपर बातचीत करना सर चाह रहे एक हैं। कंपनी में ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। हाँ प्रदीप जी बोलिए। कंपनी का नाम है सर बोरोसिल। बोरोसिल देखिए रिन्यूएबल अभी या नॉर्मल? 590 के, हाँ जी सर, बोरोसिल रिन्यूएबल या बोरोसिल लिमिटेड? बोरोसिल रिन्यूएबल, हाँ यस, रिन्यूएबल 590 के ओके। आसपास चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, और मेरा मानना ये कि लास्ट टाइम देखेंगे कि ये कंसोलिडेशन पैटर्न था ऑलमोस्ट 550 से लेके 570 के आसपास, 580 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था।
और लास्ट ऑलमोस्ट मैं 30 मिनट से देख रहा हूँ लगातार 30 मिनट का कैंडल, 5 कैंडल एकदम पॉजिटिव है, तो 589 590 के आसपास अभी चल रहा है। तो मेरा मानना यही है कि यहाँ पे आप बाय करके जाइए करेंट सीएमपी के साथ। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 610 और 615 दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 568 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और 615 रहेगा टारगेट। तो 568 का एक स्टॉप लॉस लीजिए और 615 के टारगेट्स के लिए आप बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर दांव लगा सकते हैं। ये अभी अभी जो प्रदीप जी को बढ़िया कॉल लगी तो उन्होंने आपके सामने रख दी है। प्रदीप जी, अब दूसरा नाम है जिंदल 100 का। रिया जी का एक सवाल है, वो उन्होंने शायद इसमें आपने ही कहीं रिकमेंडेशन दिया था, तो उनका ये सवाल है कि इसका स्टॉप लॉस को अब क्या करें, ट्रेल करें, क्या करना चाहिए इसमें? सर आज सुबह ही हमारा कॉल था अदर्स चैनल में, इसका पहला टारगेट था 258 257 हाई लगाया, वहां से थोड़ा नीचे आ गया अभी। मेरा मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, सस्टेन हो नहीं पाया 255 257 के आसपास। तो अभी मेरा मानना है कि आप बने रहिए थोड़ा बहुत, अगर आपके पास व्यू है नेक्स्ट 4 से 5 दिन, एक हफ्ता, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। 238 आप एक बार रिवाइज कर लीजिए आपके स्टॉप लॉस, और बने रहिए, स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रह सकते हैं। थोड़ा समय देना पड़ सकता है, लेकिन बने रहने में कोई हार्म नहीं है यहाँ पे। काव्या जी आपकी एक प्रशंसक हैं, उनका ये कहना है कि प्रदीप सर के टारगेट्स इंट्राडे में ही अचीव हो जाते हैं 70%, तो उसकी काफ़ी बड़ी प्रशंसक भी हैं आपकी वो। तो उनका ये सवाल है कि एक रतन पावर में क्या करें। पहला 19.5 रुपये के दाम पे खरीदारी है, दूसरा IIFL फाइनेंस 494 रुपये के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए बेसिकली थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर मैं तो ट्राई करता हूँ कि टारगेट ही अचीव हो जाए, और आज के डेट में आप देखेंगे कि मतलब खुद का क्रेडिबिलिटी दाव पे लगाना बहुत सारे लोग नहीं चाहता है, लेकिन मैं करता हूँ, ये मेरा पैशन है। और आप भी जानते हो कि मैं लास्ट दिन जो आपसे बात कर रहा था, बहुत पैशन के साथ काम करता हूँ, तो वही एक इंटेंशन रहता है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने। सर देखिए अभी रतन पावर में यहाँ पे 13.56 के आसपास चल रहा है, 13%, जो 13.5% आज ऊपर है। मेरा मानना ही देखिए फंडामेंटली स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग अभी नहीं है, तो स्टॉक इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा मानना ये कि अभी आप बने रहिए, जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया हो सकता है कि आपको एक बार 15 टका तक खींच के लेके जाएगा। आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, 12.50 रहेगा स्टॉप लॉस, और बने रहिए। लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटली इतना नहीं है, और ऐसे काउंटर्स को मैं रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड करता हूँ। सो ऐसे आप मत सोचिए कि यहाँ पे मल्टीबैगर हो जाएंगे, डिकेट और डिकेट तक आपको होल्ड करके रखना है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। पहला तो आपको 15 15.5 तक जाने वाला है, उसके बाद अगर टिकता है तो एक बार 17 से 18 का भाव आपको मिल सकता है। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 12.50। सेकंड IIFL क्या बताया सर आपने? IIFL फाइनेंस। ओके IIFL फिनांस तो अभी 483 के आसपास चल रहा है। जी मुझे जी। लगता है कि 490 से लेके 495 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर 495 के ऊपर जाता है तो उस केस में आपको 560 आते हुए दिखेंगे। जिनके पास है बने रहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 578 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया। मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप इनका जो थोड़ा बहुत दिक्कत है, पी बहुत हाई है, लेकिन 200 जो डीएमए है इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। 200 डीएमए अभी 400 के आसपास है, बेसिकली अभी ट्रेड हो रहा है 483 के आसपास। तो अगर आपके पास है, आप एक बार 200 डीएमए पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 400 में। ओके। इसके अलावा अजय कुमार साहब का एक सवाल आया है, ये दीपक फर्टिलाइजर के स्टॉक में निवेशित है, करीब करीब 30% के आसपास का गेन हो रहा है। सो क्या ये लेकर निकल जाएं या बने रहें? मुझे लगता है कि काउंटर बहुत ही स्ट्रांग है सर, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी ऊपर आ चुका है, और इतना भी मुझे लगता है कि यहाँ पे रैली हुआ नहीं, तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। बने रहिए, बस आपने बाय किया, आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1480 आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1700 का 1750 का भाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मानस जी पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील के 500 शेयर हैं 162 रुपए के दाम पर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है? सर पॉसिबिलिटीज हाई है मल्टीबैगर होने का, लेकिन इजीली तो नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए अगर मैं फंडामेंटल बात करूंगा, नो डाउट इज अ वेरी गुड कंपनी, बट टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर का बात करूंगा, देखिए लास्ट टाइम भी टॉप बनाया 168, वहां से नीचे आ गया,
फिर से टॉप बनाया, एक बार फिर से 158 160 के आसपास फिर से नीचे आ गया। ऑलमोस्ट थर्ड टाइम हो रहा है 160 162 के आसपास वहां से स्टॉक नीचे आ जा रहा है। तो एक बार मेरा मानना है कि 160 के ऊपर एक बार एक मंथली क्लोजिंग चाहिए। अगर 160 के ऊपर मंथली क्लोजिंग मिलता है उस टाइम पे आपको ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं होगा। आपको ऑल टाइम हाई जो 183 185 के आसपास है आते हुए दिखेंगे, तो बने रहने का सलाह होगा। इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस टेक्निकली थोड़ा बहुत सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। एक बात बताइए प्रदीप सर, आपके हिसाब से मल्टीबैगर की परिभाषा क्या होती है और मल्टीबैगर कैसे चुना जाता है? देखिए मुझे लगता है ऐसे स्टॉक आप निवेश कीजिए जो स्टॉक्स में एटलीस्ट आपको 15 to 20x प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा नहीं, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग कि मैं कोई आ रहा हूँ कॉल दे रहा हूँ और वहाँ पे आपको 20 रुपीज 30 रुपीज टारगेट आ रहा है, सो पीपल थिंक वाह ये एनालिस्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्चुअल में मार्केट में पैसा बनाना है तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको करेंट लेवल से 10x 15x 20x मिनिमम, आपको हजार हजार परसेंट 1500% 500 700 800% रिटर्न आपको लेने के लिए एक बार पेशेंस भी चाहिए। तो इसके लिए ना ये मैं कोई भी एनालिस्ट आके आपको बताएगा उसके बाद भी आप वेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है मार्केट के साथ अलाइन नहीं होगा। तो इसीलिए ना आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि स्टॉक पिकिंग कैसे होता है, साइकोलॉजी मार्केट कैसे काम करता है। मतलब एज ए एनालिस्ट ये मुझे बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। मैंने लास्ट बहुत लोगों से बात किया, इनफैक्ट लास्ट एक हफ्ते में नियर अबाउट मैंने 300 से भी ज्यादा लोगों से बात किया। सबका प्रॉब्लम वही है सर, शॉर्ट टर्म में कुछ बता दो, शॉर्ट टर्म में कुछ बता दो। शॉर्ट टर्म में मे बी आप थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको वेल्थ का डेफिनेशन मैं बताऊं सर, वेल्थ तो बनता है डिकेड और डिकेड होल्डिंग से, और आपको फंडामेंटल भी चाहिए, आपको टेक्निकल भी चाहिए। लेकिन ऐसा एक्सीडेंट भी बहुत टाइम होता है कि मान लीजिए येस बैंक जैसे 200 में ले लिया, नीचे आ गया और आपने फंसे, अब फंसे पड़े हो इधर। तो इसीलिए आपको एक परफेक्टली स्टॉप लॉस के साथ समझना पड़ेगा कि कौन सा काउंटर पे वीकली ब्रेकआउट आ रहा है, कौन सा काउंटर पे मंथली ब्रेकआउट आ रहा है। सुमित सर जैसे कि मैंने ना रिसेंटली रिलायंस इंफ्रा का कॉल दिया था, उस दिन पहली बार मैंने मनी नाइन पे बताया 330 340 के आसपास। उस दिन आप ही के शो में मैं बताने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका थोड़ा तबीयत खराब हो गया, आप आया नहीं। तो मैं रोहित जी को बताया 335 में बताया, अभी भी नॉन स्टॉप भाग रहा है रिलायंस पावर। सो बेसिकली उसके बाद मैंने कैमलिन फाइन का एक कॉल दिया, सेकेंड दिन आप ही का शो में मैं बताने वाला था। तो वहां पे भी सेम हुआ कि नॉन स्टॉप तब से 220-25 से भाग रहा है, अभी तो 300 के आसपास आ चुका है, 290 292 के आसपास डे हाई में है। सो मेरा मानना है सर, मल्टीबैगर पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़ा फंडामेंटल देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। जैसे कि हमारा इंसान के अंदर रहता है कि हमारे अंदर अगर खून नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे एक कंपनी के अंदर अगर सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर लास्ट 5 साल 10 साल से नहीं इंक्रीज होगा ना, तो फिर वो कंपनी नहीं चलने वाला। तो ये थोड़ा ध्यान रख के रखिए। बाकी सर किसी को नहीं पता कल मार्केट को क्या होगा, जिस दिन पता होगा उस दिन मार्केट ही बंद हो जाएगा। सो बाकी तो ये थोड़ा आपको बेट लगाना पड़ेगा मार्केट के ऊपर, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग पे, प्रेडिक्शन में। प्रदीप सर, कहीं मैंने सुना था किसी जानकार से कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में 10 साल लगते हैं, जिनको जल्दी है उन्हें 20 साल लगते हैं, क्योंकि 10 साल समझने में लग जाते हैं कि अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 ही साल लगते हैं। तो इसीलिए Exactly. अगर किसी को भी ये आपको पूछता है ना कि इंट्राडे कॉल दो या इंट्राडे में कोई बढ़िया प्रॉफिट वाला शेयर बताओ, सो उनको आप ये लाइन बोल सकते हो कि अच्छा पोर्टफोलियो बनने में 10 साल लगते हैं, ज़्यादा जल्दी है तो उन्हें 20 लगेंगे। खैर, ये बहुत लंबा डिस्कशन है, कभी और इसके ऊपर आगे बात करेंगे। एक सवाल आया है निष्ठा श्रीवास्तव जी का। उनको HDFC बैंक में खरीदारी का बेस्ट लेवल चाहिए और CDSL में भी। आप बताइए कहाँ करना चाहिए खरीदारी ने? देखिए HDFC बैंक आज थोड़ा प्रेशर में है, और मुझे लगता है कि आप, नो डाउट इज अ वेरी गुड बैंक, और प्राइवेट में नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बस आपको इस जोन पे नहीं लेना है, आपको अगर बाई करना है 1920 1910 एक अच्छा फेयर वैल्यूएशन के साथ है। मुझे लगता है उस जोन पे अगर कभी भी आता है तो आप बाई कीजिए। बाकी CDSL पे मुझे लगता है कि रिसेंटली बहुत रैली हो चुका है, अभी भी रैली कंटिन्यू हो रहा है। अभी देखिए एक टॉप है ऑलमोस्ट हाई के आसपास 1964 के आसपास, तो मुझे लगता है बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और लगातार लास्ट वीक फॉलो करेंगे केफिनटेक, कैम्स, BSE, CDSL, नुबामा, जो जितने भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड काउंटर है, जहाँ पे सिक्योरिटीज रिलेटेड काउंटर है, इनका मोनोपोली चल रहा है अभी मार्केट में। सो मेरा मानना है कि ऑल टाइम हाई भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, फ्रेश बाय करोगे थोड़ा रिस्क रिवर्ट जो है फेवरेबल नहीं आ रहा है, तो आप बेटर रहेगा एक बार 1710 1680 इसके आसपास आता है तो CDSL आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो।
सबिया सैयद जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं। पहले तो शुक्रिया सबिया जी, हालचाल के लिए। बिल्कुल फाइन, बेटर हो रहा हूँ डे बाय डे। अदानी पावर और कैंटाबिल, ये इनके दो शेयर हैं और दोनों पे ये इमीडिएट टारगेट्स पूछ रही हैं, क्या करना चाहिए? ओके, अदानी पावर आपको अभी होल्ड करना है। अदानी पावर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है अभी 600 के ऊपर है। देखिए रिसेंटली बहुत रैली हुआ है, तो हो सकता है आप एक बार फिर से आपको डीप भी मिले 595 के आसपास, 590 के आसपास। लेकिन अदानी पावर अभी आपको होल्ड करना है। अगर आपके पास है फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ उस दिन जिस दिन थोड़ा रैली नहीं होता है। लेकिन सिचुएशन इज वेरी गुड, करेंटली आप होल्ड करके जाइए, ऑल टाइम हो सकता है बहुत जल्दी। सेकंड स्टॉक सर आपने क्या बताया? एक कैंटाबिल। ओके, कैंटाबिल अभी 263 के आसपास है। सर मुझे लगता है 275 से लेके 280 में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। और मैं देख पा रहा हूँ कि अप्रैल मंथ पे लगातार ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स रिट्रेसमेंट हुआ, हुई जोन से और नीचे आ गया। सो एक बार अगर उसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक बार आपको 295, 300, उसके ऊपर 320 देखने को मिलेगा। तो बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। तो फिलहाल बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। हनुमान सिंह राणा साहब का एक सवाल आया है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब हालचाल के लिए। और क्रॉस का इनके पास शेयर है, KROSS क्रॉस, 184 रुपये के दाम पे इनकी खरीदारी है। इसमें क्या करना चाहिए? क्रॉस, सर मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। आईपीओ हुआ था, आईपीओ होने के बाद आपको पता ही है कि जो न्यू कंपनी रहता है वहाँ पे मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी चलता है। तो आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, और ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए अभी 250 के आसपास ऑलमोस्ट टॉप बनाया, टू उसके बाद 280, 300 के आसपास भी उस दिन हाई लगाया था। तो अभी सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। तो अभी बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना चाहिए इस काउंटर में। बहुत जल्दी एक बार आपको 175, 180 का भाव आ सकता है। तो एक बार आप एग्जिट करने का सलाह होगा मेरा इस काउंटर पे, फ्रेश बाई नहीं करेंगे तो बेटर होगा। तो फ्रेश बाय आप ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति यहाँ पर रहेगी। ताबिश महमूद साहब पूछ रहे हैं कि सर कोई भी कंपनी बंद हो सकता है, शेयर नीचे आ सकता है, लेकिन इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। सो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसको 10 साल के लिए लेके रखा जा सकता है? देखिए अभी ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं स्टॉक मार्केट में बहुत ये जो वॉलेटिलिटी है आप सह नहीं कर सकते हो, सो दैट इज वेरी गुड, नो इशू। आप जाइए इंडेक्स म्यूचुअल फंड आप बाय कीजिए। बहुत सारे आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी ऐसा है जो आपको नियर अबाउट 16.5% के आसपास सीएजीआर दिखेंगे। सेंसेक्स का सीएजीआर लास्ट 14 ईयर्स में ऑलमोस्ट 16.5% के आसपास। जैसे कि मैंने अभी आज ही बाय किया, बात किया कि निफ्टी आईटी का एक निफ्टी आईटी बीज है निपॉन इंडिया का, आप वो जाके बाय कीजिए। एंटायर आईटी पैक बहुत नीचे है, टॉप से भी 18% नीचे है। सो डू यू रियली थिंक कि ट्रम्प का इशू कभी खत्म नहीं होगा? इलॉन मस्क का झगड़ा है, टैरिफ का झगड़ा चलता रहेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। टीसीएस, इन्फोसिस, टीसीएस का जो मार्केट कैप है पाकिस्तान से भी मतलब 2x ज्यादा है। तो इतना पोटेंशियल है हमारे आईटी कंपनीज में, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ऑल। तो अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना है, मुझे लगता है कि जो निपॉन आईटी बीस है वो भी आप लेके चल सकते हो। नेक्स्ट 3 से 4 साल का एक व्यू है, आपको मिनिमम जो इंडेक्स है इससे बेटर आपको रिटर्न दे सकता है। तो सर अगर आप बाजार में रिस्क नहीं ले सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए बनी है म्यूचुअल फंड। आराम से आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, जो आपका रिस्क अलाउ करे उसके हिसाब से आप एक रणनीति बनाइए। आप और स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो ईटीएफ बने हैं, निफ्टी का ईटीएफ है, बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, आईटी का ईटीएफ है, जो कि प्रदीप जी आपको बता भी रहे हैं, इनमें आप पैसा डाल सकते हैं। जब आपके रिस्क एपेटाइट इनके हिसाब से एडजस्ट हो जाए और आपको लगे अब आप कंपनी स्पेसिफिक रिस्क ले सकते हैं, तब आप जाइए लार्ज कैप में, फिर आप जाइए मिड कैप में, फिर आप जाइए स्मॉल कैप में। ऐसे करके अगर सिस्टमैटिक वे में चलेंगे तो शायद कैपिटल इरोजन की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। तो इसलिए आप ऐसे रणनीति बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो आपको प्रदीप जी बता भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल दीपक सिंह साहब का आया है। रिलायंस पावर के टारगेट क्या रहेंगे? प्रदीप जी अभी आप बात कर ही रहे थे, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, क्या करना चाहिए अब रिलायंस पावर में? देखिए रिलायंस पावर में हमने बाई कॉल ही दिया था, वो दिया था ऑलमोस्ट 52-53 के आसपास। अभी 71 हो गया। फ्रेश बाई इस जोन पे आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत अभी चल चुका है। नियर अबाउट मैं देख पा रहा हूँ लास्ट 1-1.5 महीने में ही 45% चल चुका है, 45-44% चल चुका है। तो फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करने को। लेकिन टारगेट जो है अभी 74-75, मुझे लगता है वह उससे पहले तो स्टॉक रुकेगा नहीं खुद को।
एंड जो रैली है बहुत शानदार रैली है, वॉल्यूम आया इतना, अभी भी देखिए डे हाई पे ही है। सो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करने का है। तो यहाँ नई खरीदारी मत करिए, लेकिन बने रहिए। 75-76 पहले टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं। नहीं, ये वाले प्रदीप जी नहीं, एक और प्रदीप जी मौजूद हैं दिल्ली से, उनसे भी जरा बातचीत कर लीजिए। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार, मैं मनी 9 का रेगुलर व्यूअर हूँ और मुझे आपका शो काफी अच्छा लगता है। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू हमारे साथ रेगुलर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमें सराहने के लिए। क्या सवाल है प्रदीप जी आज आपका? सर मेरे पास दो क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन ये है कि बीएलएस के मेरे पास 50 शेयर हैं, ओके 414 के भाव पे सर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि मुझे एक शेयर सजेस्ट करें फॉर 5 साल के लिए, ताकि मैं उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकूं। और एसआईपी वे में, राइट? जी सर। तो प्रदीप जी मेरा अब आपसे एक सवाल है, आपके पोर्टफोलियो में बीएलएस ही इकलौता शेयर है या पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है ये सर पूरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है सर। ओके। दूसरा सवाल, क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है? सर म्यूचुअल फंड मेरे पास है सर, उसमें करीब 5 से 7 हजार रुपए की एसआईपी जाती है सर। चल रही है, फेयर एनफ। अब आप कब से शेयर बाजार में हैं, प्रदीप जी? सर मेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है सर। 1 साल हुआ है। प्रदीप जी आपके पोर्टफोलियो में जो बस एक बार और ये चेक कर लीजिएगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का सेग्रीगेशन कैसा है, क्योंकि अगर आपने नया पोर्टफोलियो बनाया है, आप म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं, बिल्कुल सही काम किया है आपने ये। अब लार्ज कैप, मिड कैप में किसी में भी एक बढ़िया एसआईपी कर लीजिए, वो नाम प्रदीप जी आपको बता ही देंगे कुछ देर में, और उसके हिसाब से आप वो एसआईपी कंटिन्यू रखिएगा। ये काम सिर्फ बड़े शेयरों में करिएगा ताकि रिटर्न कम आए लेकिन स्टेबल रहे, एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो स्टेबल कर देगा वो। प्रदीप जी 2 सवाल इनके हैं। पहला तो बीएलएस इंटरनेशनल 414 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 50 शेयर इनके पास हैं, करना क्या चाहिए इसमें? दूसरा, एक ऐसा शेयर ये पूछ रहे हैं जिसमें एसआईपी कर पाए। अब वो कोई नाम आप बता दीजिए जहां पे ये 5 साल के लिए एसआईपी करके छोड़ दें, हर महीने थोड़े थोड़े शेयर लेते रहे। ये कंफ्यूज बहुत हो रहा हूँ, कौन सा प्रदीप से पूछा है? नहीं, आपसे मुझे ही पूछा है ना। सर, जवाब तो आप ही दोगे। ओके एक ही प्रदीप है जिसके पास ये क्षमता है कि वो जवाब दे सकता है, बाकी सब सवाल पूछेंगे। तो आप बताइए क्या करना है। फाइन। देखिए बीएलएस में मुझे लगता है कि 386 के आसपास से चल रहा है। स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पे खराब है, वीकली चार्ट पे थोड़ा टॉप बनाया ऑलमोस्ट 415 के आसपास, तो फिर से नीचे आ रहा है। सपोर्ट है 370 से 375 के आसपास, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक बार थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शंस देखने को मिलेगा। अगर 375 इसके नीचे जाता है तो उस केस में आपको एक बार 350 का भी भाव मिल सकता है। सो बेटर रहेगा एक बार आप बने रहिए इस काउंटर में विथ स्टॉप लॉस ऑफ 362, मेरा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। और बाकी इतना भी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कि अगर आप एक पूछ रहे हो कि मुझे एसआईपी करना है नेक्स्ट 5 से 7 साल, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो बीएलएस इंटरनेशनल ऐसे कंपनी में आपको नहीं रहना है। एक बार कभी भी अच्छा मौका देख के, जैसे ही आप थोड़ा देखेंगे कि ऊपर आ जाएगा, अब देख के इस स्टॉक से एग्जिट करना ही मेरा सलाह रहेगा। बाकी अगर आपको एसआईपी करना है, एक डिफेंस काउंटर है, मुझे लगता है हेल एक बहुत बढ़िया अभी चल रहा है 5,000 के आसपास। कभी भी अगर आपको 4,800 4,600 के बीच में मिलता है, एक डीप मिलता है, तो उस जोन पे आप हेल को लेके जा सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि टीसीएस की आईटी इतना रैली हुआ नहीं है, आईटी का जो लीडर है टीसीएस है। टीसीएस का इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों ही अच्छा है, धीरे धीरे करके रिकवरी हो रहा है। और जो हेल में मैंने बात किया, देखेंगे मार्केट कैप देखेंगे ऑलमोस्ट 3,40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 8,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। सो प्रोमोटर होल्डिंग भी 71% के अराउंड है। और जिस जिस तरीके से लास्ट 2 साल से ऑर्डर जा रहा है, और अभी इंडिया पाकिस्तान का ये जो सीन हो गया, हो सकता है कि नेक्स्ट बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली डिफेंस सेक्टर को लेके ज्यादा कुछ जो बजट एलोकेशन है उसके बारे में सोचे। तो एच ए बीईएल एंड टीसीएस, ये सारे काउंटर में आप, मुझे लगता है कि नेक्स्ट थीम हो सकता है 4 से 5 साल 7 साल आप बने रह सकते हो इस काउंटर में। तो आपके सामने विकल्प बता दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी विकल्प को चुनकर अपनी एसआईपी कर सकते हैं एक, और बाकी बीएलएस को आप स्टॉप लॉस साथ होल्ड करिएगा मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए इसको मत देखिएगा। बाकी आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं प्रदीप जी, वो बढ़िया कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करिएगा। इसके अलावा अंबर सिंघा साहब का सवाल आया है। पहले तो शुक्रिया सिंघा साहब। वोल्टास पर वो राय मांग रहे हैं आपसे, क्या करना चाहिए और एंट्री अभी लेनी चाहिए, और अगर हाँ तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए वोल्टास इतना रैली अभी हुआ नहीं, क्योंकि हमने देखा कि जो समर का टाइम आता है, इस जो सीजन है, इस सीजन पे हर बार वोल्टास चलता है, लेकिन इस बार
अभी उतना रैली हुआ नहीं। रिसेंटली वोल्टास ने जो आज जो थोड़ा बहुत मूवमेंट आ रहा है, मुझे लगता है कि आपको पक्का एक 1270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अभी रैली आया नहीं, तो मुझे लगता है कि रैली का हाई पॉसिबिलिटीज है, जिनके पास है बने रहिए। 1350 पहला टारगेट होगा, 1380 मेरा सेकंड टारगेट होगा। 2 से 3 हफ्ता में आ सकता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत लंबा चार्ट देखता हूँ, इसमें हमने देखा कि 1850 के आसपास भाव था, वहां से नीचे गिर गया, तो मुझे लगता है कि बेस बना दिया, बॉटम हो गया। अगर फ्रेश बाई आप करके जा सकते हो तो फिर बेटर है। फ्रेश बाई पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही तगड़ा वाला यहाँ पे हो रहा है। 12 से 70 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 12 से 70 अगर इसके नीचे जाता है तो आपको नहीं रहना है। और अगर आप चाहते हो कि एवरेज भी कर सकते हो, अगर आपका हायर प्राइस में बाइंग है तो भी आप करके जा सकते हो। तो फ्रेश बाई एवरेज दोनों एप्लीकेबल हो रहा है सर, करंट जोन से। तो आपको एक राय दी गई है वोल्टास के संदर्भ में भी। अब एक सवाल आया है नॉलेज इंडस्ट्री हैंडल से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेटर बेटर है पहले से सेहत। एक्साइड और जीएसडब्ल्यू एनर्जी, इन दोनों में ये व्यू पूछ रहे हैं 1 साल के लिए, करना क्या चाहिए सर? सर एक कंपनी में ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ, राइट। हाँ जी कंपनी बताइए। का नाम है टीटीके हेल्थ केयर लिमिटेड। अभी अच्छा। 1317 के आसपास चल रहा है। आज अगर मैं देखता हूँ लास्ट 15 मिनट का भी जो मूवमेंट है, लगातार बहुत टाइम से मैंने देखा कि टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1680 के आसपास, उसके बाद नीचे आ गया था। रिसेंटली अच्छा से बेस बनाया, बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे करके अभी ऊपर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि 1317 के आसपास, 1317 1320 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे आपको बाई करके चलना है। और ये जो रैली अभी हुआ है, ये एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। मंथली सपोर्ट भी बहुत अच्छे से बनाया 1250 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1260, और यहाँ पे जो मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 1345, और सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा 1385। तो 1385 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा। और मुझे लगता है कि आपको एक बार एक हफ्ता वेट करके जाना है इस काउंटर में। तो टीटीके हेल्थ केयर 1385 के टारगेट्स के लिए 1 हफ्ते के लिए अगर आप लॉन्ग साइड पे देख रहे हैं, तो ये दूसरा नाम है जो कि आपको प्रदीप जी ने बताया। पहला नाम था बोरोसिल रिन्यूएबल, दूसरा नाम है टीटीके हेल्थ केयर। इनको आप नोट कर सकते हैं। हाँ प्रदीप जी, अब लौटते हैं वापस दूसरे सवाल के ऊपर। सवाल था एक्साइड और जीएसडब्ल्यू एनर्जी में क्या करना चाहिए? देखिए एक साइड अभी 402 के आसपास चल रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर ही फंसा हुआ है। तो आई आई थिंक मैं गलत प्राइस बोल दिया, एक सेकंड। 402, ये 402 के आसपास ही चल रहा है। सो बेसिकली चार्ट अपडेट नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा 1-2 सेकंड ढील स्लो चलता है। सो अब 402 के आसपास चल रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है इसमें। तो अभी बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 415 का टारगेट आना चाहिए। अगर 415 के ऊपर सस्टेन करता है तो 476। अभी फिलहाल बेस बनाने के बाद यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है, तो बने रहिए। 385 एंड 380 दोनों ये जो रेंज है यहाँ पे सपोर्ट है। तो फाइनल स्टॉप लॉस आपका 380 होना चाहिए। बने रहिए। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, बट मेक श्योर यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग, यहाँ पे आपका व्यू नेक्स्ट 6 से 8 मंथ होना चाहिए। ओके प्रदीप सर, एक सवाल आया है रोहित गुप्ता जी का। इनके पास 1 लाख शेयर हैं जियोजित के, 91 के दाम पे खरीदारी है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जियोजित में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार प्रमोटर माल बेच रहा है। करना क्या चाहिए? देखिए मेरा मानना ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो अबाउट योर कैपेसिटी, बट 1 लाख शेयर होना दैट इज अ वेरी बिग थिंग जियोजीत का। और सिक्योरिटीज कंपनी में अगर आपको रहना है, फाइनेंशियल सेक्टर में रहना है, बीएसई चल रहा है, बीएसई में रहिए। केफिनटेक चल रहा है, कैम का चट अच्छा है, सीटीएसएल अच्छा है, और नुवामा भी ब्रेकआउट आया है, तो जियोजीत में क्यों रहना है। सर 90 98। रुपीज, सर 90 रुपये पे 1 लाख शेयर, 90 लाख का माल ले लिया। बीएससी में इतना माल 1 लाख शेयर नहीं आएगा ना, इसलिए शायद उनको ये प्राइस के हिसाब से उन्होंने ले लिया होगा। सर लेकिन ये अभी ना, क्या ये किया जाए? मार्केट का एक मिसकंसेप्शन है कि छोटा शेयर है तो मैं ले लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैटर है कि देखिए यहाँ पे नहीं, ये अगर मैं ये चार्ट प्रदीप पे सर, देख रहा हूँ। एक और बात प्रदीप सर, एक और बात बताता हूँ। ऐसे ही एक सवाल मेरे को किसी ने पूछा था पहले। तो अगर 90 लाख रुपए में आपके पास जियोजित है, मान लीजिए 1 लाख शेयर, तो अगर आप बीएससी भी लेंगे तो भी रहेगा तो 90 लाख ही ना, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। आपके नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा कम होंगे लेकिन कैपिटल तो 90 लाख रहेगा। लेकिन ये बात समझते नहीं है लोग। सबको लगता है कि 90 लाख में लाख शेयर आ जाएंगे और दूसरे में लाख शेयर नहीं आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल में तो बदलाव हो ही नहीं रहा, वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन अभी ये यहाँ क्या करें? लेकिन सर सुमित जी, और एक बात क्या है ना, लोगों को कितना भी बताओ, वो घूम फिर के वही करेंगे। मतलब उनको जो करना है ना वो वही करेंगे, वो बात सुनते नहीं है। मैंने भी बहुत, मतलब मैं बेसिकली ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को, स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत स्टडी भी मैं करवाता हूँ। तो इतना लोगों को मैंने ट्रेन किया, घूम फिर के जो नहीं बोला लोग वही
मतलब करता है डेली। सो ये एक लोगों का माइंड सेट है, दैट इज वाई सर स्टॉक मार्केट में 90% लोग ज्यादा मुनाफा नहीं कर पाता, वही अपना 10-15% लोग ठीक ठाक अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते तो प्रॉफिट में रहते, अगर वो इन्वेस्टर है तो। देखिए इसमें अभी 92 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन नहीं रहेगा, आई डोंट नो, मे बी आपके पास 50 करोड़ हो सकता है, लेकिन आपको 50 to 60% इमीडिएट लेवल पे आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि प्रोमोटर भी माल बेच रहा है। और अगर आपको रहना है तो अलग काउंटर पे रहिए, अलग स्टॉक में रहिए इसी सेगमेंट पे। जैसे कि मैंने नाम लिया CDSL, BSE एंड अदर्स काउंटर में। केफिन टेक का चार्ट, केफिन टेक का हमने कॉल भी दिया था मनी 9 पे, मैंने जो कॉल दिया था दोनों टारगेट ही अचीव अभी भी चल रहा है। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि 95 98 भी होना बहुत मुश्किल है, और मल्टीपल रेसिस्टेंस है, क्योंकि देखेंगे ऑल टाइम हाई है 153 नियर अबाउट, वहां से गिरते गिरते नीचे आ गया। हाँ ये तो चलो ठीक है कि चार्ट में एक बेस बनाया, बॉटम बनाया, लेकिन अभी भी चलने का ऐसा कोई मैं चीज नहीं देख पा रहा हूँ चार्ट में। सो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा, और नहीं तो आप चाहो तो एक बार फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 84.50, कभी भी आता है तो निकल जाइए। 90 100 के ऊपर आएगा तो फिर इसमें कुछ मोमेंटम बन सकता है, लेकिन मेरा पर्सनली तो मैं इसमें बाई नहीं करूंगा। तो पर्सनल कमेंट यही है कि आप बाय ना करें। और दूसरा एक सबसे बड़ा ट्रिगर रेड फ्लैग से कहते हैं, जब प्रमोटरी माल बेच रहा है तो आप इसके अंदर क्यों बने हुए हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान संभल के स्टॉप लॉसेस के साथ ही काम कीजिएगा। हमारे साथ प्रभाकर जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दिल्ली से। माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ प्रभाकर जी मौजूद है, हाँ, दिल्ली से बातचीत करने के लिए। प्रभाकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रभाकर जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने 175 शेयर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिया था 290 के रेट में। ओके, तो इसके 6 महीने का नजरिया क्या हो सकता है? ये खरीदारी कब की थी आपने प्रभाकर जी? सर बहुत दिन हो गया, 8-9 महीने हो गया लगभग। ओके, अब कितना समय आप दे सकते हैं इसे? इस साल के लास्ट तक मैंने 6 महीने। 6 महीने। ओके, तो क्या करना चाहिए प्रदीप जी? इनके पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर हैं और ये इन्होंने 290 रुपए के दाम पर खरीदारी की है। अच्छा प्रभाकर जी, एक चीज़ और, ये खरीदारी के डीमर्जर से पहले की, डीमर्जर के बाद की है? सर उतना मैंने आइडिया है नहीं कब डीमर्जर हुआ, तो मैं 8-9 महीने हो गया लगभग। 9 महीने हो गए तो जब आपका से लिया मैंने वो डीमर्जर नीचे ही आ रहा था, मैंने 300 के ऊपर लिया था, एवरेज करते करते इतना आया सर। 31 मार्च सन 2023 को इसका डीमर्जर हुआ था, तब आपके पास ये शेयर थे कि नहीं थे? नहीं तब नहीं था, 2023 में नहीं था सर। ओके, तो प्रदीप जी क्या करना चाहिए? इनके पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर हैं, डीमर्जर के बाद की खरीदारी है और अभी 214 चल रहा है, क्या करें? नो डाउट एक अच्छा बेस बनाया, बॉटम बनाने के बाद अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए। बहुत जल्दी आपको एक बार 240 245 का भाव आते हुए दिखेंगे, लेकिन आपका जो बाइंग प्राइस है वो आने में मुझे लगता है और भी आपको 8 से 10 महीना लग सकता है। स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बेस बनाया, लेकिन ये चलता नहीं है बहुत दिन से, तो अगर चलने लगेगा तो उस टाइम में हो सकता है कि थोड़ा जल्दी आपका बाइंग एवरेज कॉस्ट टू कॉस्ट आपको मिल जाए। लेकिन मेरा सलाह यही होगा, आप इसमें बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 185 आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। बेस बना के लास्ट 4 से 5 हफ्ता हायर हाई क्लोजिंग देते आ रहा है, तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट अगर आप 4 से 5 महीना देते हो कि हो सकता है कि आपको एक बार मार्केट अगर ठीक ठाक रहा कि 250 से लेके 270 का भाव, इनफैक्ट आपका बाइंग प्राइस भी आने का पॉसिबिलिटीज है। एवरेज करने का भी सलाह है, काउंटर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन उतना एक्साइटमेंट नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए एवरेज करोगे तो बेटर होगा। आपका थोड़ा प्राइस गिर सकता है, मतलब एवरेज थोड़ा प्राइस कम हो सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बातचीत करने के लिए उड़ीसा चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ मानस महापात्रा जी मौजूद हैं। मानस जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार मानस जी। सर मेरे पास JSW शेयर के JSW कौन सा सर? 102 क्वांटिटी में मानस जी, JSW एनर्जी। ओके, JSW एनर्जी किस भाव पे खरीदारी आपकी? हाँ 502 पे। 502 पे। और कितना समय आप इसे दे सकते हैं? और हाँ 1 से 2 महीना। 1 से 2 महीना। क्या करना चाहिए इसमें प्रदीप सर? इनके पास JSW एनर्जी के शेयर हैं, 502 के दाम पे खरीदारी है, फिलहाल तो मुनाफे में है, 1 से 2 महीना दे सकते हैं, क्या करें अभी? मुझे लगता है उनको बने रहने का सही होगा, बने रहने का ही सलाह होगा। 510 एक स्टॉप लॉस, पोटेंशियल स्टॉप लॉस हो रहा है,
510 फाइनल स्टॉप लॉस बने रहिए। जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है और प्रीवियस जो अपना रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 520 के आसपास, तो उसके ऊपर भी सस्टेन अभी हो रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा यहाँ पे 565 से लेके 570 का होना चाहिए। तो 5 से 10 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी आता है नीचे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आपका लॉस नहीं होगा, आप निकल जाइए। और मुझे लगता है एक बार 570 से लेके 565 आना चाहिए, उसके बाद एक बार आप रिव्यू करके लेना। तो 575 के इर्द गिर्द कहीं आया तब एक बार को रिव्यू करिएगा, लेकिन अभी आप बने रहिए, धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिए और प्रॉफिट को एटलीस्ट लॉक करते चलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं, हमारे पास सुरेंद्र कौर जी का एक सवाल आया है जेटीएल इंडस्ट्री को लेकर। क्या राय रखते हो आप सर, यहाँ पर भी वो आईपीओ हाई वाला ही स्ट्रेटेजी चलेगा क्या? सर यहाँ पर भी मुझे लगता है कि देखिए आईपीओ हुआ था, उसके बाद लगातार भागा, बाद में तो नीचे हो गया, लेकिन अभी द कंसर्न इज बॉटम बना लिया, ऊपर आ रहा है। तो एक बार अब बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 61 62 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो ब्रेक नहीं किया। तो आप बने रहिए। आपको अभी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 72 का, 72 में एक पोटेंशियल सपोर्ट है। नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे आ रहा है 84 से 88 का, तो 88 84 आपको दोनों टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे, इफ द स्टॉक नॉट गोइंग बिलो 72। तो 72 के नीचे नहीं जाता तो ठीक है, आप बने रहिए, बाकी स्टॉप लॉसेस आपको बता दिए गए हैं। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण साहब। इनका जो सवाल आया है वो है हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है इसमें करीब 590 रुपये के दाम पर। बहुत समय से ये शेयर एक दायरे में है, लग रहा है क्या वो कंसोलिडेशन पूरा हो गया? सर ये कंसल्टेशन अभी खत्म नहीं हुआ और ये बॉटम भी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो एवरेज जो वीकली मोमेंटम प्राइस है वो मैं देख पा रहा हूँ, लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, अभी भी नेगेटिव ही है। 694 के आसपास अगर जाता है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर जाके यहाँ पे कुछ मोमेंटम बनने का पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल ये जो अभी थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ रहा है, एक पुल बैक है जस्ट, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है बॉटम का। तो जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 605। 605 आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि चार्ट बहुत खराब है और लगातार नीचे ही आ रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे 2021 में जो टॉप बना है उसके बाद मार्केट ने इतना रैली किया, लेकिन यही स्टॉक चला नहीं। तो जो स्टॉक अभी भी देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, लेकिन लास्ट 3 साल से स्टॉक परफॉर्म ही नहीं किया। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखे हो इसमें। तो 605 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कभी भी आता है तो एग्जिट कीजिए। फ्रेश जो हम लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं सर, जो आपके चैनल में अदर्स एनालिस्ट आते हैं, तो उनको सुन के थोड़ा काम कीजिए, खुद एक बार सेल्फ स्टडी कीजिए, तो फिर बेटर होगा। तो फिलहाल आपके लिए राय है कि अभी तो आप जो तेज़ी की उम्मीद लगा रहे हैं वो 600 680 के ऊपर कहीं आएगी, लेकिन कंसोलिडेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा एक अमरनाथ सिंह साहब का सवाल आया है आईक्यू टेक्नोलॉजी को लेकर। इनका ये पूछना है कि पिछले काफ़ी समय से कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है स्टॉक में, करना क्या चाहिए इसमें, बने रहें या निकल जाएं? कौन सा स्टॉक सर बताया आपने? आईक्यू टेक्नोलॉजी, एक IKIO। सॉरी मैं ट्रैक नहीं करता सर इसको। 543923 ये इसका BSC कोड है। ओके, अच्छा 223 के आसपास चल रहा है ये जी क्या? जी 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 जी। ओके, देखिए इसका भी हाल सर बहुत ही खराब है। बेसिकली मेरा टीम ने हेल्प किया मुझे चार्ट दिखाने में। सो बेसिकली 223 के आसपास चल रहा है लगातार। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली जो वीकली चार्ट है लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। इसका भी बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ, अभी 202 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना सही होगा, लेकिन फ्रेश बाई इसमें नहीं करना है। ऐसे स्टॉक आपका पैसा डुबा के जाएगा बहुत, मतलब आप पैसा बना ही नहीं सकते हो ऐसे स्टॉक में। तो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाई नहीं करना है। जो फंसे हुए हो 202 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, ईशु कुमार जी पूछ रहे हैं, पहले तो थैंक यू कुमार साहब, तबीयत बेटर है पहले से। सेल इनके पास है 134 रुपए के दाम पे और MMTC 98 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन दोनों में? MMTC और सेल। एमएमटीसी में सर बेसिकली देखिए ये स्टॉक ना आपको बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर सही नहीं है और भी नीचे आ सकता है। मुझे लगता है एक बार 65 64 में फिर से रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। तो जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 61.50। अभी चार्ट खराब ही है, नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए यहाँ पे मल्टीबैगर हो जाएगा, ऐसा वाला सीन यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी भी। तो जिनके पास है आप 61 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फ्रेश बाय इस काउंटर में आपको नहीं करना है। और सेकंड स्टॉक सर आपने बताया सेल, राइट? जी।
इसमें आपको वेट करके जाना है। फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, एक बेस भी बनाया, ऊपर आ रहा है। और जो लास्ट टाइम का रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 124 के आसपास नियर अबाउट, आप देखेंगे कि ऐसा पैटर्न देखने को बहुत कम मिलता है कि जो बॉटम कंफर्मेशन हुआ यहाँ पे सैंडविच पैटर्न बनाया वीकली चार्ट में। तो जैसे ऐसा होता है ना कि वो बॉटम स्ट्रांग हो जाता है। अब देखेंगे 52 एक हाई है ऑलमोस्ट 156 के अराउंड के आसपास। तो मुझे लगता है बने रहिए यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 132 के आसपास चल रहा है, लेकिन ऐसे स्टॉक आपको फंडामेंटल स्टॉक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इमीडिएटली यहाँ पे पुल बैक आपको नहीं दिखाई देगा। बने रहने का सलाह होगा, एक बार 6 से 8 महीना लग सकता है 155 160 आने में। ये प्रदीप सर, ये सैंडविच पैटर्न क्या होता है? मतलब कुछ भरा होता है सैंडविच इस के बीच में? इस सैंडविच पैटर्न बेसिकली क्या होता है ना, बीच में ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँ। ये सैंडविच की बेसिकली फॉर्म में? टेक्निकल, हाँ सैंडविच के फॉर्म में, सैंडविच के अंदर बहुत सारे चीज होता है ना खाने के लिए। हाँ। तो सैंडविच पैटर्न जब बनता है वीकली, वही जगह पे ना बार बार कंसोलिडेशन होता है चार्ट। तो जैसे कंसोलिडेशन होता है उसके बाद मान लीजिए कोई मोरूबुजू पैटर्न हुआ, मोरूबुजू के बाद ब्रेकआउट आता है, या तो सैंडविच पैटर्न के बाद मान लीजिए कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न हुआ, मान लीजिए कोई स्टॉक नीचे आ रहा है और उनका जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, और वो पूरा क्लोजिंग कंप्लीट करके और तगड़ा वाला एक ब्रेकआउट आया है वहां पे, और भी बुलिश कैंडल के साथ, तो वहां पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। तो ऐसे सिचुएशन जब भी कोई भी स्टॉक बॉटम बेस बनाता है, तो वहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज तो यही होता है कि वो सक्सेसफुली बेस बनाता है। तो ऐसा ही बेसिकली अभी सेल के साथ है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो वीकली चार्ट मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहने का सलाह होगा, लेकिन स्ट्रांग मोमेंटम अभी है नहीं, तो एक बार थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। नहीं तो ऐसा क्या होता है प्रदीप सर, सैंडविच भी है, कप एंड हैंडल भी है, पूरा चाय प्लेट रेडी, नाश्ता सब कुछ ही है इसमें, ऐसा क्यों? काप एंड हैंडल पैटर्न सर बहुत, मतलब बहुत फेवरेट है। जैसे ही कोई स्टॉक में काप एंड हैंडल, और स्पेशली कोई भी स्टॉक में आप देखेंगे काप एंड हैंडल पैटर्न जब होता है ना, काप एंड हैंडल पैटर्न के बाद अगर मंथली ब्रेकआउट आता है, उस स्टॉक में हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल होता है कि मल्टीबैगर होने का। इनफैक्ट मैंने आज से 3 साल पहले 4 साल पहले आइडेंटिफाई किया था, ग्राविटा करके एक स्टॉक है। उस टाइम पे 199 180 के आसपास भाव था। तो मैंने, मेरा जो क्लाइंट है उन लोगों को बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने बिलीव नहीं किया कि इतना रैली हो सकता है, लेकिन बाद में जब अभी देखता हूँ, तो ऐसे अलग अलग स्टॉक में अलग अलग एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि हर स्टॉक सही होता है, फेल भी होता है पैटर्न। सो मैं हमेशा से सर यही करता हूँ, मैं थोड़ा टेक्निकल देख लेता हूँ, फंडामेंटल देख लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा साइकोलॉजी यूज कर लेता हूँ। तो तीनों चीज कॉम्बिनेशन मिला के जब एनालिसिस आ रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। चलिए बढ़िया। तो सैंडविच पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर जो पढ़ाई थी वो अभी अभी करी हमने। आगे बढ़ते हैं। दीपचंद सैनी साहब का सवाल आया है, ये कोचिन शिपयार्ड के 47 शेयर लेकर बैठे हैं 2500 रुपए के दाम पर, और जियो फाइनेंस के 288 रुपए के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? देखिए जियो फाइनेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट मनी 9 पे ही हमने बाई कॉल दिया था 215 210 के आसपास। उस टाइम पे मैंने बताया था कि 300 इनफैक्ट ऑल टाइम हाई आने का पॉसिबिलिटीज है। देखिए अभी 300 आ चुका है। मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग है। और इसमें आपको नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 335 से लेकर 350 के आसपास होना चाहिए। अभी के लिए जिनके पास है, आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या तो अपने अगर फ्रेश बाय किया है इसी जोन के आसपास, तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना सही होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 272, क्योंकि स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है। जब गिरेगा भी आपको मिल सकता है एक बार 285 के आसपास, 280 के आसपास। तो यहाँ पे डरने का कोई ऐसा बात नहीं है, तो बने रहिए, बहुत जल्दी आपको और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। और कोचिन शिपयार्ड देखिए, कोचिन शिपयार्ड अभी 2262 के आसपास चल रहा है। फ्रेश बाय नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर कोचिन शिपयार्ड कंपनी है, मुझे तो आईपीओ में मिला था। मुझे आज भी याद है, आज से मैं कितना साल के बाद बोल रहा हूँ मैं, आज से 7-8 साल हो गया आई थिंक। ये 7-8 साल हो ही गया। तो जिस टाइम पे आईपीओ हुआ था, और मुझे उस दिन लिस्टिंग गेन पे 15% का लिस्टिंग गेन हो रहा था, मैं तो बहुत खुश हो गया था, उसी दिन बेच के निकल गया था। उस टाइम पे पता नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है इसके अंदर। अभी तो देखिए फंडामेंटली अच्छा काउंटर है। और आईपीओ होने के बाद ना 4 से 5 साल चला नहीं है। और मेरा मानना ऐसा ही है कि सर, जब कोई स्टॉक 4 से 5 साल, 5 साल, 10 साल चलता नहीं है, उसके बाद अगर वहां पे मोमेंटम आ रहा है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, बहुत तगड़ा चलता है वो स्टॉक। तो कोचिन शिपयार्ड देखिए, डिफेंस में बेसिकली अदर स्टॉक तो बहुत चला है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड भी चला है रिसेंटली। लेकिन इसका जो ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 2863 2870 के आसपास, उधर अभी गया नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर आप नेक्स्ट नवंबर से दिसंबर तक का टाइम देते हो, तो फिर ये आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन फ्रेश बाय आपको नहीं करना है।
मुझे लगता है 2150 से लेके 2050 एक अच्छा फेयर वैल्यूएशन है, वहां पे आप निवेश कीजिए। वहां पे आपका उस केस में स्टॉप लॉस बन जाएगा 1850। लेकिन अभी अगर आप निवेश करते हो ना, थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं हो रहा है। जैसे कि सर मैंने आपको बताया, मैं टेक्निकल भी देखता हूँ उसके साथ साइकोलॉजी, तो दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है ये। तो 2050 2150 एक अच्छा जोन है, इस जोन पे आप एक बार बाय ऑन डिप करके जाइए। एक कृष्णकांत साहब का सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है प्रदीप जी। इन्होंने सवाल पूछा है, सन फार्मा और यूबीएल यूनाइटेड ब्रिवरीज, इनमें से कोई अभी के दाम पे खरीद सकते हैं क्या? एक तरफ दवा और एक तरफ दारू, आप क्या प्रेफर करोगे? देखिए दोनों ही काम का है और दोनों से ही बहुत रेवेन्यू मिलता है कंपनी को। बेसिकली नहीं नहीं, मैं पहला दोनों के साथ ही पहले जाना। पहले दवा काम का है। नहीं, पहले दवा दारू काम का है, फिर दवा काम का है, देखिए तो इसलिए कुछ कुछ दोनों का केसेस में जब रेवेन्यू जब इंटर। कोविड हुआ था, मतलब आप जी। देखेंगे कुछ कुछ केसेस में लोग उस टाइम पे मेडिसिन ले रहे थे, उनको बस कब दारू का दुकान ओपन होगा वो जाके खड़ा थे लाइन में। तो यही है, तो दोनों काम का है। एक कोई दिन का काम में आता है, कुछ चीज रात में काम पे आता है। तो मैं दोनों के साथ ही जाना पसंद करूंगा। देखिए अभी यूबीएल में जो बेसिकली 2063 के अंदर चल रहा है ना, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा है। मल्टीपल टॉप बनाया है ऑलमोस्ट 2150 2160 के आसपास। तो अगर आप आज बाई करते हो तो मैक्सिमम आप यहाँ से 100 पॉइंट का रैली आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसा फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है। बहुत टाइम से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर बाई करना है आपको तो यहाँ से 60 70 पॉइंट नीचे अगर कभी भी आपको दिखने को मिलता है, उस टाइम पे आप बाई करके जाइए। लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट इसमें अभी भी नहीं आया, उसमें आपको 150 से 200 पॉइंट का रैली मिलेगा, फिर से नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि टेक्निकल चार्ट में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ होता है, बार बार वही सेम पैटर्न। जब तक वो पैटर्न अपने खुद का जो लास्ट टाइम का टॉप है उसके ऊपर नहीं जाता है। सो यही यूबीएल के साथ हो रहा है। बाकी सान फार्मा सर बहुत दिन से नहीं चल रहा है फार्मा काउंटर। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा जो प्रॉब्लम हुआ था रिसेंटली, ये अभी नहीं है। इसमें सब कुछ ठीक ठाक है। 1686 के आसपास चल रहा है। 1640 1650 कभी भी अगर मिलता है पोटेंशियल बाई कॉल रहेगा। लेकिन दोनों काउंटर में मेरा जो व्यू है नेक्स्ट 8 से 10 महीना 12 महीने का एक व्यू रहेगा। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, बाई ऑन डीप आपको करके जाना है। तो दोनों को लेकर एक राय दी जा चुकी है। एक देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और एक देश की सबसे बड़ी बियर कंपनी है, लेकिन इन दोनों पे ही जो राय है वो आपको प्रदीप जी ने दे दी है। सिर्फ सुमित स्टॉक सर के ऊपर ही एक फोकस बिहार का करेंगे। बात बताया तो मुझे याद आ गया, आपने जी। रिसेंटली वो राज भाई के साथ पॉडकास्ट देखा, विजय हाँ माल्या का? सर। हाँ सर। मैंने व्हाट्स योर इनफैक्ट, व्यू, कैसा लगा आपको? नहीं देखिए प्रदीप जी, क्योंकि मतलब थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा करने की वजह से उस पॉडकास्ट में कही हुई सारी बातें मुझे ऑलमोस्ट पता थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विजय माल्या साहब की पुरानी हिस्ट्री में बहुत अच्छे से जानता भी हूँ और पढ़ा भी हुआ है मैंने। रही बात डेट की, तो ये बात सही है कि वो डेट के पोस्टर बॉय रहे हैं, जिसकी वजह से उनका नाम काफ़ी है। डेट उनसे ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेट सब नहीं लेते हैं। आज भी ऐसी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो उनसे 10 टाइम ज़्यादा डेट लेके बैठे हुए हैं और अभी भी काम चल ही रहा है। कुछ तो काम नहीं भी कर रहे हैं फिर भी डेट लेके बैठे हैं। सो ठीक है, वो पोस्टर बॉय वाली सिचुएशन थी। कई जगहों पर गलत सही बहुत सारी चीज़ें थी। कई क्वेश्चन उनसे पूछने चाहिए थे जो नहीं पूछे गए, ये भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ठीक है, मतलब इट वॉज एन इन्फोटेनमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आपने इन्फॉर्मेशन भी ले ली और एंटरटेनमेंट भी हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर आप बाहर से पढ़ लोगे तो आपको उसमें बहुत कुछ दिखेगा नहीं। तो ठीक है, मतलब इट वॉज अ गुड ड्यूरेशन टू रीड एंड अंडरस्टैंड। लेकिन यूनाइटेड ब्रिवरीज ग्रुप को या यूबी ग्रुप को मैं सन 2004-2005 से ट्रैक कर रहा हूँ। सो वो ग्रुप को मैं तब से जानता हूँ जब उस ग्रुप में विजय माल्या साहब ही उसको ओन करते थे। लेकिन इसके जो कायाकल्प हुई वो तब हुई जब इस दोनों असेट को, यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज को भी, डियाजियो और हेनिकन ने खरीद लिया। वहाँ से कायाकल्प शुरू हुआ और तब से ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ा। यूबी होल्डिंग को डिफंक कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर वो एनसीएलटी में चली गई। लेकिन बहुत कुछ अच्छा बुरा इस ग्रुप ने देखा है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है। मतलब बर्जर पेंट से लेके किसान जैम से लेके ऐसे बहुत सारे इस ग्रुप की होल्डिंग रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ठीक है, एक इस पे कभी आराम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा पॉडकास्ट है ये। खैर तो आगे ये बढ़ते जो हैं। आपसे बात अभी अभी बात कर रहे हो ना, ये पता चल रहा है कि आप इंडस्ट्री में जो लास्ट 20 ईयर से हो, उसका एक्सपीरियंस अभी दिखाई दिया एक झलक मुझे। मतलब आप प्रदीप सर, क्योंकि बहुत सारी किताबें, बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ने का मुझे शौक है,
तो जिसकी वजह से ना बहुत टर्न अराउंड स्टोरीज मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, जिसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स एक टर्न अराउंड स्टोरी रहा है, क्लासिकल टर्न अराउंड स्टोरी रहा है। इनफैक्ट सीजी पावर एक क्लासिकल टर्न अराउंड स्टोरी रहा है। ऐसी बहुत सारी टर्न अराउंड स्टोरी, आइशर मोटर एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है, एस्कॉर्ट्स एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है। कम लोग ये बात जानते हैं कि एस्कॉर्ट्स एक समय पे 20 बिजनेस के अंदर होता था, जिसमें टेलीकॉम इनका मेजर बिजनेस था, एस्कोटेल के नाम से। या आइशर एक समय पर करीब 20 से 22 बिजनेस में था, और सिद्धार्थ लाल साहब के आने के बाद एक कंपनी को उन्होंने टर्न अराउंड किया थिन लाइन बनाकर बिजनेस में। सो ऐसे बहुत टर्न अराउंड स्टोरीज देखी हैं पिछले 20 सालों में, और वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करती हैं समय के साथ। आप जो ये बात कह रहे हो कि इमीडिएटली वो नहीं दिखाई पड़ेगा, इमीडिएटली 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में आपको लगेगा क्या ही होगा, एक आध जंप आएगा, 50% का जंप आ जाएगा, उसके बाद वो शेयर हाइबरनेशन में चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो टर्न अराउंड स्टोरी बनेगा तब वो बनता है मल्टीबैगर, और उसमें देना पड़ता है समय, और वो बाजार में किसी के पास नहीं है देने के लिए। मार्केट नीड्स पेशेंस, मार्केट नीड्स डिसिप्लिन, मार्केट नीड्स आपका परसिस्टेंसी, लेकिन तीनों ही बाजार में कोई देने को तैयार नहीं है। जो वो देता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, सीधी सी बात है। Exactly. एनीवेज, ये बहुत लंबा डिस्कशन है, कभी और करेंगे। कुछ और सवालों को लेते हैं। आदर्श साहब का एक सवाल आया है एशियन पेंट्स के लिए, क्या वो इस दाम पर और खरीदारी कर सकते हैं इसमें? देखिए, फंडामेंटल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा बहुत ही पसंद कंपनी है पेंट, इंटर पेंट सेगमेंट पे। लेकिन इसमें क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है थोड़ा खराब हुआ था रिसेंटली, जो ब्रेक डाउन 2650 के आसपास हुआ है। तो मेरा मानना है कि आप बाय करके जा सकते हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अभी स्टॉक चला नहीं है इसमें, और इनफैक्ट मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि 2021 के आसपास जो प्राइस था अभी भी वही प्राइस के आसपास ही घूम रहा है। तो आप बने रह सकते हो, लेकिन आपका यहाँ पे मिनिमम 4 से 5 साल का एक व्यू होना चाहिए। ऐसा क्यों प्रदीप सर? शालीमार पेंट नहीं फेवरेट है आपका? वो तो आपके ही साइड हाँ, की वो भी कंपनी है। बार्जार पेंट, शालीमार दोनों ही पसंद है, बट एशियन पेंट नो डाउट इज अ वेरी गुड कंपनी। पेंट में हाँ, सर ये इनफैक्ट 3-4 कंपनी, मतलब नो डाउट तीनों ही कॉम्बिनेशन। अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर्सनली, तो मैं यहाँ पे 30-30-30 करके ऐसे इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले यूबीएल की बात की, अब आप 30-30-30 की बात कर रहे हैं। माहौल थोड़ा बिगड़ रहा है। लेकिन शालीमार पेंट्स जो है वो आपको शायद पता भी होगा कि हावड़ा ब्रिज की पेंटिंग हमेशा शालीमार पेंट के पास ही जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट। इतनी पुरानी कंपनी है, देश की सबसे पहली पेंट कंपनी है, और हर साल का जो जब भी कभी हावड़ा ब्रिज पेंट होता है, उसका जो पेंट है वो शालीमार ब्रिज पेंट के पास ही जाता है। लेकिन एशियन पेंट इज अ वंडरफुल कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी है पेंट स्पेस की है। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल आया है शेखर शर्मा साहब का। ये कुवैत से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एचजी इंफ्रा है इनके पास 1350 रुपए के दाम पे, और रेमंड स्प्लिट होने के बाद 500 का हो गया है। अब करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखिए, रेमंड मुझे लगता है कि अभी जो 615 के आसपास चल रहा है ना, यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। और आई डोंट नो, मैं ठीक देख रहा हूँ कि नहीं चार्ट में अभी इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल क्यों हो गया? तो कोई स्प्लिट हुआ था क्या सर? एडजस्ट? जी, एडजस्ट हुआ ओके। इसमें, डीमर्जर हुआ रेमंड में एक। तो अभी 550 के अराउंड मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहिए। फ्रेश एंट्री का मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा चार्ट में ठीक ठाक नहीं दिख रहा है डेटा। आई डोंट नो ठीक सही आ रहा है कि नहीं, 615 के आसपास दिखा रहा है। तो आप 550 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और सेकंड स्टॉक सर आपने क्या बताया? एचजी एचजी इंफ्रा। इंफ्रा। जी, एचडी इंफ्रा कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। 1145 से लेके 1150 यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाके क्रॉस करता है, उस टाइम पे आपको एक बार 1250 से लेके 1300 का भाव मिल सकता है। फिलहाल बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1080। इनफैक्ट रेमंड इसलिए आपको नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें 2 डीमर्जर हैं। पहले एक रेमंड का लाइफस्टाइल बिजनेस का डीमर्जर हुआ था जुलाई 2024 में, और मई 2025 में इनका रियल्टी बिजनेस का डीमर्जर भी हुआ है रेमंड से। तो इसलिए मल्टीपल मेरा चार्ट में वो अपडेट नहीं हो रहा है, रेमंड नहीं आ वो रहा है। एडजस्ट नहीं हो पाया कि अभी एक महीना पुरानी बात है, तो इसलिए अभी एडजस्ट हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट आमतौर पर थोड़े रिस्की होते भी हैं चार्ट पे स्टडी करना, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ इस बात को। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल और आया है हमारे पास। सुमित गुप्ता साहब का सवाल है। सुमित गुप्ता है सर, मैं नहीं हूँ। तो उनका सवाल आया है ओरिएंट सीमेंट को लेके। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब हमसे सवाल पूछने के लिए। ओरिएंट सीमेंट और श्रीराम प्रॉपर्टीज, इन दोनों पर इनका सवाल है, क्या बाय करना चाहिए यहाँ पे?
देखिए, श्रीराम प्रॉपर्टी को लेके मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली 100 के आसपास चल रहा है, और एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 108 के आसपास। तो टेक्निकली देखा जाए लास्ट 4 से 5 हफ्ता चल रहा है बहुत। बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी 95 के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये इस पे जो पोटेंशियल टारगेट है 110 के आसपास होना चाहिए। लेकिन 110 अगर कभी भी आता है, उस टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस है। इनफैक्ट लास्ट 7 से 8 टाइम बहुत ही स्ट्रगल किया था 110 क्रॉस करने में। तो अभी भी हो सकता है कि 108-10 जब भी आए, एक बार स्मॉल प्रॉफिट बुक करना आपके लिए बेटर हो सकता है। और ओरिएंट सीमेंट देखिए, अभी 328 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। चार्ट में मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। 305 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके पास अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है। थोड़ा आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो तो फिर मुझे लगता है 285 के नीचे नहीं जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 305 होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो 285 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, क्योंकि अभी जो बाउंस बैक आ रहा है 308 304 के आसपास, एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल जोन फेयर वैल्यूएशन के साथ ट्रेड हो रहा है। बने रहिए इसमें, बहुत जल्दी आपको एक बार 360 370 का प्राइस आएंगे। ओके, अब हमारे साथ सलीम साहब कोरबा से बने हुए हैं और बहुत देर से बने हुए हैं। सलीम साहब, पहले तो माफ़ी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। पहले तो सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर बने रहने के लिए, और बहुत बहुत माफ़ी आपसे हम बातचीत नहीं कर पाए। आपका सवाल क्या है? सर मैं अदानी सॉल्यूशन एनर्जी लिया हूँ 915 रुपये में सर। इसमें आगे क्या करना चाहिए सर? आज ही खरीदारी की है क्या आपने? जी जी सर। और कितना समय आप दे सकते हैं सलीम जी से? इसमें सर मैं 3 महीना दे सकता हूँ सर। 3 महीने दे सकते हैं। क्या करना चाहिए प्रदीप सर? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन चलना शुरू हुआ है बहुत समय बाद, कंसोलिडेशन शायद पूरा कर लिया होगा इसने, आपकी राय? सर अभी भी थोड़ा बाकी है, कंसल्टेशन पूरा हुआ नहीं। 920 925 में एक रेसिस्टेंस है, तो अगर एक बार 925 क्रॉस करता है, उस टाइम पे एक बार फिर से आपको 980 से लेके 1000 के आसपास भाव आते हुए दिखेंगे। तो आपके पास अभी अपने बाय किया, नो डाउट अदानी ग्रुप मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट और भी नेक्स्ट 15 से 20 दिन चलने का हाई पॉसिबिलिटीज है, और फेयर वैल्यूएशन के साथ आपने बाय किया है। तो आपका पोटेंशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे जो हो रहा है 885 में आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 985 और 1000 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और एक बार 1000 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर से आपको एक बार यहाँ पे 1050 से लेके 1100 के भाव भी देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए, फिलहाल थोड़ा समय दीजिए। वैसे इस ग्रुप के अंदर कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, कुछ कुछ हलचल चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं। सो अभी आप थोड़ा समय दीजिए, देखते हैं किस तरफ मूव आता है। आपको स्टॉप लॉस बताया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बातचीत में पता ही नहीं चला कब 2:05 हो गया। तो जरा बजिंग स्टॉक की तरफ रुक करते हैं। इनफैक्ट और सुमित जी, मैं हाँ हाँ आज सर। सुबह 8 बजे से स्पीच मेरा चल रहा है, 8 बजे से नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो आप? खत्म नहीं हुआ अभी तक? क्या सर, अभी तो यंग हूँ सर, अभी जोश तो कुट कुट के भरा है अंदर, तो ये सुबह से चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा अभी मैं भी थक चुका हूँ। नहीं नहीं सर, थको मत आप, बस कुछ देर की और बात है, फिर आपको हम रिलीव करते हैं। जरा बजिंग स्टॉक चलाइए, देखें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन पे बातचीत करनी है। हाँ, तो प्रदीप सर, पहला नाम है आईटीडी सीमेंटेशन का। आज इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 893 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला, और ऑर्डर के बाद शेयर तेजी में है, 7-8% के आसपास का उछाल भी है। करना क्या चाहिए इसमें? सर कौन सा बताया आपने नाम? आईटीडी सीमेंटेशन। आईटीडी, ओके। देखिए बेसिकली 807 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, और बने रहिए। लास्ट टाइम जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 680 700 के आसपास था, उसके ऊपर गया नहीं था स्टॉक। तो नो डाउट अभी वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट है, इसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। जिनके पास है बने रहिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 1 घंटे का एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ, वो है 766 के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और एक पे बने रहने का है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 825 और 860 का दोनों टारगेट आना चाहिए। तो आपको राय दी गई है यहाँ पर आईटीडी सीमेंटेशन के संदर्भ में। आज एक ऑर्डर मिला है, उसका इम्पैक्ट है। प्रोटियन ई गवर्नेंस, ये शेयर पहले बहुत बुरी तरह टूटा एक डील कैंसिलेशन के बाद। आज 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 2-3% की तेजी भी है। क्या किया जाए?
देखिए मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है बहुत ही खराब है, आईपीओ के बाद सस्टेन हो नहीं पाया और नीचे पे अभी भी बेस हुआ नहीं। फिलहाल अभी एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 952 955 के आसपास। अगर 955 ब्रेक नहीं होता है तो फिर पॉसिबल है एक बार 1000 के ऊपर जाएगा और 1070 1100 के आसपास भाव मिल सकता है। लेकिन जिनका बाइंग थोड़ा हाई है लाइक 1300 1400 के आसपास, तो उनके लिए बहुत दिक्कत वाला सिचुएशन है कि कब वो भाव आएगा ये बोलना बहुत ही मुश्किल है। सो एक बार आप बने रहिए इस ग्रुप के साथ विद स्टॉप लॉस ऑफ 955। जिंदल 100 इसे और देखिए, एक केपेक्स कंपनी ने प्लान किया है और मिडिल ईस्ट में कंपनी केपेक्स कर रही है। केपेक्स के बाद शेयर में आज अच्छी तेजी भी है, 7-8% के आसपास का उछाल है। यहाँ क्या करना चाहिए? सर स्ट्रॉन्ग काउंटर है और आज तो हमने कॉल भी दिया है इसमें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो वॉल्यूम आया है लास्ट ऐसा वॉल्यूम आया था मई 23 के आसपास। सो अभी उसके बाद आज ऐसा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है 2 साल बाद। तो जिस तरीके से लास्ट टाइम भी बॉटम बनाया ऑलमोस्ट 200 से 205 के आसपास, इस बार भी देखिए स्टॉक नीचे नहीं आया था, ऑलमोस्ट 205 210 के आसपास वहां से घुमा है। सो आज थोड़ा बहुत स्टॉक थक चुका है और जैसे स्टॉक थकता है ना वो सेम डे में रैली नहीं करता, थोड़ा बहुत 1-2 दिन टाइम फिर से थोड़ा शांत होके बैठता है, रेस्ट लेता है, फिर से वो चलता है। अब जो चलेगा ना नेक्स्ट इस चलने में मुझे लगता है एक बार आपको 280 से लेके 290 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। पोजिशनली मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने का व्यू। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार मैक्सिमम एक हफ्ता, 2 से 3 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ता मैक्सिमम, तो इसमें आपको 265 270 का भाव भी आने का पॉसिबिलिटीज है। बने रहिए इसमें, थोड़ा बहुत आपको मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, थोड़ा दूर होगा। और जिन्होंने पहले भी बाय किया था स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज करके लीजिए। 238 236 एक स्टॉप लॉस हो रहा है, इसमें आपको मेंटेन करना है और बने रहने का। ओके, एक जी एंटरटेनमेंट देखिए, बड़े लंबे अंतराल के बाद इसमें कंपनी ने करार किया है बुलेट के साथ कुछ माइक्रो ड्रामा एप्लीकेशन के लिए। थोड़ा मूवमेंट भी है लेकिन ये लार्जली अंडर परफॉर्मर है। करना क्या चाहिए इसमें? सर स्टॉक के अंदर कुछ है नहीं, और स्पेशली देखेंगे आप जी एंटरटेनमेंट एंटर द मीडिया काउंटर्स जो भी है। और आज के ज़माने में अभी सब लोग क्या है ना, टीवी बहुत कम देखते हैं, सब लोग यूट्यूब भी देखते हैं। अब टीवी भी देखते हैं वो भी लोग यूट्यूब में आके ही देखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप एंड एवरीथिंग मुझे लगता है ज़्यादा डिजिटली हो गया है आज के डेट में। और फंडामेंटल मुझे एक पर्टिकुलर इस कंपनी का अच्छा नहीं लगता, और मैं बहुत क्लोजली ट्रैक किया हूँ लास्ट 4 से 5 साल 7 साल। और इनफैक्ट 2014 के बाद जब से मैं देख रहा हूँ इस कंपनी को, तब से नियर अबाउट नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। मल्टीपल केसेस मल्टीपल कंट्रोवर्सी रहा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है आप एक बार 125 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। हो सकता है बाउंस बैक में आपको एक बार 145 से लेके 150 का प्राइस भी देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे आपको नहीं करना है और अवॉइड करने का सलाह होगा। 10 साल 12 साल से शेयर वहीं का वहीं खड़ा है जहां से अभी आप इसे देख रहे हैं। सो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा कुछ और शेयरों में एक और देखिए, वो है विप्रो। कल अजीम प्रेमजी ट्रस्ट ने कुछ शेयर बेचे हैं, 2% के आसपास का हिस्सेदारी बेची गई है। अभी क्या करना चाहिए इसमें? इंटर आईटी में एक रैली हो रहा है, तो मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए। 254 255 के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट जो रैली में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 270 से 275, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट आपको ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट, अगर आपके पास एटलीस्ट 1.5 से 2 साल है मैक्सिमम। इंटर आईटी में एक पुल बैक आ रहा है, एक फॉलोअप बाइंग हो रहा है। तो मुझे लगता है आपको फ्रेश बाय भी करना चाहिए। जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 235, आपका फिक्स एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, एक कंपनी है नाइब, NIBE। कम चर्चा इसकी होती है आमतौर पे, लेकिन आज शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने एक करार मिला है, कंपनी इनफैक्ट लाइसेंस मिला है। एक लाइसेंस के बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी है, 9% 10% शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है। आप अगर ट्रैक कर पा रहे हो, क्या करना चाहिए इसमें? नो डाउट सर, काउंटर तो आज रैली कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि लास्ट 3 साल से प्रोमोटर ने ऑलमोस्ट 10% के आसपास जो होल्डिंग है वो डिक्रीज किया है। फिलहाल देखिए काउंटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, और आईपीओ हाई जो मेरा स्ट्रैटेजी है टेक्निकली उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 1680 1670 ऑलमोस्ट 1700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए।
कभी भी अगर इसके नीचे जाता है तो आपको नहीं रहने का, अभी होल्ड करके जाइए। मुझे लगता है कि एक बार आपको एक बार यहाँ पे 1950 से लेके 2000 का भाव मिल सकता है, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग उतना है नहीं है। लास्ट 3 साल में धीरे धीरे करके क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्रीज भी हुआ है, तो ऐसे काउंटर के साथ ज्यादा मैं फंडामेंटली अलाइन नहीं कर पाता हूँ। तो फ्रेश बाई करके जा सकते हो टेक्निकल के बेस पे, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ओके, तो आप फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस को ज़रा स्ट्रांगली आपको फॉलो करना होगा। तो ये सब वो स्टॉक थे जहां पर काफ़ी बस थी, खबरें थी, तो बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं। एक दो सवालों को जरा और जल्दी जल्दी ले लेते हैं। एक सवाल आबिद साहब का आया है। केपीआईटी है इनके पास 1127 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? केपीआईटी टेक्नोलॉजी, राइट? जी। 1369 के आसपास चल रहा है, जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1310। एक अच्छा बेस बनाया, और अभी रिसेंटली ये जो टॉप था ऑलमोस्ट 1385 के आसपास, इसके ऊपर सस्टेन करने में आपको एक बार बहुत जल्दी 1435 से लेके 1450 के आसपास भाव मिल सकता है। बने रहिए, स्ट्रक्चर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बेस भी बनाया। और जो मैं थोड़ा टाइम पहले आपको बता रहा था कि मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होता है, यहाँ पे वीकली चार्ट में मॉर्निंग स्टार कैंडल बेस के साथ यहाँ पे वॉल्यूम के साथ मेंटेन किया है, तो मुझे लगता है ये स्ट्रांग हो जाएगा। अब बने रहिए। एक सवाल आया है कि एक्सिस बैंक को क्या 3 साल के लिए खरीद सकते हैं? देखिए, एक्सिस बैंक आप बाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा भी बाई कॉल रहा है ऑलमोस्ट। हमने 1050 के आसपास में मनी 9 पे बाई कॉल दिया था। अब 3 साल के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाई करके जाइए। अभी 1230 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से फ्रेश 25 से लेके 30% रैली मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट 3 साल में एक्सिस बैंक पे, तो आप बाई ऑन डीप करके जाइए। कभी भी अगर आपको नीचे मिलता है, अभी तो देखिए फिलहाल बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, और बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज यही है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। तो एंटायर द काउंटर में पॉजिटिव हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट यही है, कभी भी अगर मार्केट 1-1.5% 2% नीचे मिलता है आपको, तभी आप लीजिए। एक डीबी कॉर्प के बारे में भी एक राय रखी अपनी। पिछली बार पूछा तो डीबी रियल्टी बता दिया, डीबी कॉर्प में क्या करें? 268 के आसपास अभी चल रहा है, जी तो मेरे जी। ख्याल से आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आपका अगर थोड़ा व्यू है नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन, तो फिर 250 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 285 से लेके 290 के आसपास हो रहा है, तो बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। ओके, और लास्टली रितेश जी का एक सवाल आया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, 40 रुपए तक जाएगा क्या? इनकी 35 में खरीदारी है। ओके सर, यहाँ पे 25 के आसपास चल रहा है। लगातार एक बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है इन्वेस्टर्स का, लगातार नीचे ही आया है। बेस जो अभी है ये जस्ट हो रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। अब कितना दिन तक चलेगा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखिए, एक बार ऑलमोस्ट 23-26 यही हो रहा है लगातार। मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, 4 महीना हो गया सेम जगह पे ही है, हो सकता है और 4 महीना लग जाए। तो कंफर्मेशन है नहीं, जहाँ पे कंफर्मेशन है नहीं तो वहाँ पे तो ऐसे कुछ बोल नहीं सकते। तो 21 का एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, 21 या तो 21.20 ऐसे। इसके नीचे अगर गया तो आप समझ जाइए कि आपको नहीं रहना है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, और करना भी चाहिए, जैसे कि लास्ट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मैं हमेशा से बताऊं कि टेक्निकल पे ऐसे ही होता है, तो और भी 2-3 महीना हो सकता है कि आपको 26, 27, 25, 24 ऐसे ही दिखेगा। तो चलने का, कोई रैली होने का यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा है। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 21, फ्रेश बाई नहीं करने का। दो सवालों के साथ मैं खत्म करूंगा आपसे। एक आखिरी में रोहित गुप्ता जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि भारतीय एयरटेल और बजाज ट्विंस, इनमें क्या करना चाहिए? भारतीय एयरटेल देखिए अभी 1859 के आसपास चल रहा है। नो डाउट टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज रखता है भारतीय एयरटेल निफ्टी 50 के अंदर। सो मैं तो बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि अगर निफ्टी को आगे जाना है, इंडियन इकोनॉमी को आगे जाना है, तो भारतीय एयरटेल वन ऑफ द स्टॉक, जो टेलीकॉम में वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है भारतीय एयरटेल। 1858 चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1940 से लेके 1960, यहाँ से भी 100 पॉइंट का रैली आपको मिल सकता है। बस आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगर 1780 इसके नीचे नहीं जाता है, तो जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। और और सेकेंड बजाज स्टॉक सर आपने क्या बताया? बजाज ग्रुप, बजाज डुओ, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस बोला? बजाज फिनेंस एंड बजाज फिनसर्व।
दोनों। ओके, बजाज फाइनेंस पे देखिए अभी बेसिकली जो प्राइस है मुझे यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि लगातार जो हायर हाई देखिए ऊपर आ रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा था। देखिए कंसोलिडेशन है बेसिकली 8,200 से 8,300 के आसपास एक टॉप बनाया, और 5,000 5,500 के आसपास एक कंसोलिडेशन बनाया। ऑलमोस्ट 2020 से ऑलमोस्ट हमने देखा 2025 जान तक चला नहीं। तो हमने देखा कि 3 साल परफॉर्मेंस नहीं किया, उसके बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद अभी थोड़ा बहुत चलने लगा। तो मेरे ऐसा मानना है कि आपको नेक्स्ट 6 से 8 महीना आप टाइम देते हो तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 11,500 से 12,000 का टारगेट आ सकता है। क्योंकि जितना लंबा स्टॉक कंसोलिडेशन में फंस के रहता है, जब तेजी आता है और उतना टाइम तक ही तेजी इस काउंटर में रहता है। तो मेरा मानना है कि बने रहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है कि बजाज फिनसर्व अभी 2000 के आसपास चल रहा है। एक बार 2050 से लेके 2070 बहुत जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सर सेम चार्ट है, कंसोलिडेशन उसके बाद ब्रेकआउट, लेकिन स्टॉक अभी उतना रैली हुआ नहीं जितना बजाज फाइनेंस हो चुका है। सो आप एक बार बने रहिए इस काउंटर में। मुझे लगता है कि 2250 से लेके 2300 का भाव बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट 4 से 5 महीने, और जो आरबीआई का रेट कट हुआ, मुझे लगता है कि होम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सारे काउंटर में पॉजिटिव भी मैं देख पा रहा हूँ। और देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास है, और मार्केट में इतना एक क्रैश आ गया लास्ट 5 से 6 महीने में। निफ्टी निफ्टी को हमने देखा कि 25,000 26,000 से नीचे गिर के 21,800 तक हो गया। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जहाँ पे था फिर से घूम के वही आ गया। तो यही एक है, स्टॉक अगर फंडामेंटली सही होता है, वो अपने अंदर जो है प्राइस एक्शन में दिखाता है कि भैया मैं तो रेडी हूँ नेक्स्ट ऊपर जाने के लिए, आप रेडी हो कि मुझे लेने के लिए। तो मैं तो यहाँ पे सर पॉजिटिव ही देख पा रहा हूँ। 2000 के आसपास प्राइस है, 6 से 8 महीना टाइम दीजिए, 2250 2300 भाव बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए, तो ये सारे वो सवाल जिनके जवाब आज हमें प्रदीप सर से लेने थे। अब जाने का वक्त हो गया प्रदीप सर का भी, तो जाने से पहले चुन चुन के हमारी खास पेशकश, उसका जरा स्टिंग चलाइए। प्रदीप सर, आप ऑलरेडी 2 नाम तो बता ही चुके हो, जिसमें एक बोरोसिल रिन्यूएबल था जिसमें एक अच्छी तेजी ऑलरेडी हमने देखी है, फिर टीटी के हेल्थ केयर की हमने बात की। और कोई नाम जो आप सजेस्ट करो? सर एक कंपनी है जो मुझे अच्छा लगता है, कंपनी का नाम है शनकारा, SHANKARA। शंकरा बिल्डिंग। अभी 1017 के आसपास चल रहा है, 1017 1018 के आसपास। व्यू रहेगा मेरा 12 से 15 मंथ का, और मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट जोन से आपको बाय करना है। टारगेट जो होगा 1150 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 1250। तो 1150 पहला टारगेट, 1250 सेकंड टारगेट। इनफैक्ट जो मेरा थर्ड टारगेट है वो मुझे लगता है कि 1400 तक भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। फंडामेंटल इसका बहुत स्ट्रांग है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 910 का, 910 रहेगा स्टॉप लॉस, और 1400 जाने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट रिसेंटली हमने हमारे पेड क्लाइंट को भी कॉल दिया था, एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, वहां पे हमने प्रॉफिट बुक भी करवा दिया शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन मुझे फंडामेंटली इतना स्ट्रांग लगता है काउंटर कि 1350 1400 इजीली मिल जाएंगे। तो दोनों जो मैं टारगेट दिया, नेक्स्ट व्यू है 12 मंथ टू 15 मंथ्स। इनफैक्ट ये नंबर्स भी अच्छे हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के लिहाज से, और रिसेंटली प्रमोटर ने भी कुछ बाइंग की है इसमें। तो 1150, 1250, 1400, ये 3 टारगेट्स के लिए आप शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। 910 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1021 का आपके लिए अभी का दाम देखने को मिला है। तो ये तीसरी कॉल प्रदीप सर की तरफ से आते हुए आपको दिखाई पड़ी है। प्रदीप सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा दिन आपका हेक्टिक रहा, उसके बीच में भी आपने बढ़िया अपनी एनर्जी मेंटेन रखी। यूनाइटेड स्पिरिट से, यूनाइटेड ब्रिवरी से लेकर सन फार्मा तक सबकी बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर आपके साथ रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आपका एनर्जी इतना स्ट्रांग है, आपका पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग है। तो मैं थका शुक्रिया भी सर, हूँ, ये शुक्रिया। मुझे याद नहीं रहता है। और आपका तबीयत खराब था, आप तो बाउंस बैक करके आ गए, तो मुझे तो आना ही था। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। बहुत सारे स्टॉक है जिसमें हमने बात किया है, स्टॉक में हमारा कोई भी पर्सनल, मेरा या हमारे और भी जो एनालिस्ट है कंपनी में, किसी का कुछ होल्डिंग नहीं है, पोजीशन नहीं है। बहुत सारे स्टॉक हो सकता है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड पेड क्लाइंट को गया है। थैंक यू सो मच सर आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। ब्रेक मिलेगा अब आपको, अब आप आराम से खाना वाना वगैरह कंटिन्यू करिए। आपसे हम आगे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ